हिंदू वो भी ब्राह्मण वो सुरक्षित नहीं है अब उत्तर प्रदेश में। का कहना भी सही है कि जो बहराइच में कल हुआ वो बड़ा अप्रिय घटना था कि हमारा हिंदू भाई मारा जाता है तो वहाँ बड़ा कष्ट होता है। आपको नहीं लगता कि युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के प्रति? जितने अवैध मदरसे हैं, अवैध मिशनरी के स्कूल, सब बंद करेंगे। पक्ष कहता है कि मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलना बुरी बात है क्या? युवाओं को आजकल क्या है, उनको चरस चाहिए, गांजा चाहिए। हमारे साथ बीजेपी की कुछ महिला कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे हम देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर सवाल करेंगे। मैम, इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा जो कल अभी हुआ है बहराइच में, एक युवक की हत्या कर दी गई, गोपाल मिश्रा नाम था उसका। उसने एक मुस्लिम घर पे जा करके धार्मिक झंडे को हटा करके अपना भगवा झंडा लहराना चाहा। उसके बाद कुछ उन्मादियों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से बहुत हिंसा का माहौल है। विपक्ष बहुत हंगामे क्रिएट कर रहा है और काफ़ी आरोप लगा रहा है योगी आदित्यनाथ पे कि हिंदू वो भी ब्राह्मण वो सुरक्षित नहीं है अब उत्तर प्रदेश में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हर लोग, हर जाति, माने हिंदू ही भाई भाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई हैं। और देश का जो बंटवारा सन 1947 में हुआ था तो उस समय भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा था और बंटवारा भी धर्म के नाम पे किया गया था। और उस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सारे लोग बड़े बड़े, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, सारे बड़े बड़े नेता थे। और उस समय इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा हो चुका और मुस्लिमों का भी डिमांड था कि मुस्लिमों का एक अलग देश बने और हिंदुस्तान का एक अलग देश बने। और दुर्भाग्य मैं तो कहती हूँ कि धर्म के नाम पर उस समय बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो आज भी है, पाकिस्तान अपने जगह है, हिंदुस्तान अपने जगह है। तो ये धर्म के नाम पर जो हमारे हिंदुस्तान, माने जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वहाँ पे जब ये हो रहा कि हमारा हिंदू भाई मारा जाता है तो वहाँ बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा अपने दिल को छूती है। क्योंकि पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था और हिंदुस्तान का, तो ये हुआ था कि भाई जितने मुसलमान हैं वो जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान स्वेच्छा से चले जाएं, और हिंदू तो हिंदुस्तान था ही तो हिंदुस्तान में रहेंगे, और पाकिस्तान के जितने हिंदू आएंगे हिंदुस्तान में उनको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। लेकिन उस समय भी आप देखते होंगे या सुनते होंगे, जानते होंगे, पेपरों में के माध्यम से, किताबों के माध्यम से पढ़ते होंगे, उस समय बाइज्जत ससम्मान हमारे मुस्लिम भाई हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ हमारे सारे हिंदू भाइयों को या तो कत्ल किया गया या तो उनको फिर धर्मांतरण कराया गया, बहनों की इज्जतें लूटी गई, उनको काट करके बोरियों में, बोगियों में भर के भेजा गया। वो चीज़ उस समय के लोग बर्दाश्त किए, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जिस देश को हम लोग सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बने और हिंदू देश हो। और ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू भाई को, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे माननीय योगी जी तो हिंदुत्व के नाम पे ही चुनाव लड़ते हैं। उनका तो एक फोकस ही है कि हिंदू की सुरक्षा हो। तो आपका कहना भी सही है कि जो बहराइच में कल हुआ वो बड़ा अप्रिय घटना था। उससे मैं भी राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ भी ऐसा हो चुका है, एक दर्जी थे उनकी भी हत्या हो चुकी है, कमलेश तिवारी के साथ भी ऐसा हुआ है। तो कई हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। वो तो बांग्लादेश में खुलेआम हो रहा है। आपके बंगाल में हमारे हिंदुओं को आज भी, जैसे उस समय 1947 में हिंदुओं को मारा काटा गया, बोगियों में भर के भेजा गया, वैसे आज बांग्लादेश में हो रहा है। वहीं बगल में हमारे बंगाल में, जहां हमारी ममता बनर्जी जो हिंदुस्तान की चीफ मिनिस्टर हैं, महिला कहती हैं, वो भी वही करवा रही हैं। लेकिन अब इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी चुप नहीं बैठेंगे, बहुत ही कड़ा निर्देश देंगे और वो जल्द ही आपके सामने आएगा हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। आप एक प्रधानाचार्य भी रह चुकी हैं, तो एक शिक्षिका भी आप रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के प्रति? चूँकि मैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मेंबर हूँ, तो 0 से लेके 18 ईयर के बच्चों के साथ मैं भी जाती हूँ विजिट में। हम लोगों का लखनऊ से प्रोटोकॉल लगता है, तो हाँ, मैं जाकर के देखती हूँ बहुत जगह। अभी मैं भदोई में, जो जस्ट बगल वाला क्षेत्र अपना भदोई ज़िला, वहाँ मैं एक मिशनरी विद्यालय में गई थी। और मिशनरी विद्यालय आज के नए नहीं खुले हैं। आपका सेंट जॉन हो, सेंट मेरीज हो, सेंट थॉमस हो, या आप वहीं से जुड़ा, मैं वहाँ कुशीनगर गई थी, और इतने बड़े बड़े 10-10 एकड़ में ये सब मिशनरी वाले विद्यालय चलते हैं, 5-5 एकड़ में चलते हैं। या आपका मदरसे, अवैध मदरसे चलते हैं, 1-2 नहीं।
हजारों की संख्या में मदरसे चल रहे हैं। और हमारे जितने भी हिंदुओं का धर्म से रिलेटेड, जैसे ये हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुओं के बारे में सब जातियों धर्म जातियों के बारे में पढ़ाया जाता है, केवल एक नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन इन मदरसों के विद्यालयों में और मिशनरी वाले विद्यालयों में धर्मांतरण के बारे में केवल पढ़ाया जाता है। उस पर भी एकदम गवर्नमेंट सख्त है और रोक लगाएगी, बहुत जल्दी रोक लगेगा। जितने अवैध मदरसे हैं, अवैध मिशनरी के स्कूल, सब बंद करेंगे। हम लोग चूँकि बाल आयोग के माध्यम से इंटर तक के विद्यालयों में जाते हैं विजिट में, सब जगह हम लोगों ने लिख के भी हम लोग देते हैं कि बंद होना चाहिए, अवैध नहीं। क्योंकि युवाओं को जो ये लोग वो उनका ब्रेन वो करते ब्रेन वॉश, वो बहुत गलत है। क्योंकि युवाओं को आजकल क्या है, उनको चरस चाहिए, गांजा चाहिए, बेरोजगारी भी बढ़ी है एक प्रकार से, तो ऐसा भी मैं आपको बताऊं, देखिए कार्य करने वालों को व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता। जैसे विपक्ष कहता है कि मोदी जी कहते पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलना बुरी बात है क्या? पकौड़ा तलना मैम ग्रेजुएट होके पकौड़ा तलना एक मिनट, कोई कार्य भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोई कार्य छोटा होता है। कार्य करने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सड़कों पर घूम रहे हैं, आप बिल्कुल खाली घूम रहे हैं, तो आपके दिमाग में खुराफात सूझेगा। लेकिन आप काम करेंगे, अब जैसे ये बच्चा बेरोजगार है, ये बच्चा, लेकिन वो काम कर रहा है, तो क्या बुरी बात है? वो पढ़ाई भी करता होगा और मान लीजिए कि बगिया में अपना काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो ये बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन हम लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान, होटलों में कौन काम करता है? MBA वाले बच्चे करते हैं ना, होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे काम करते हैं ना, वो अनपढ़ होते हैं क्या? तो वो उसी तरह का आप 2-4 बच्चे मिलकर वो काम करो ना। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गया है, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो कितना पॉपुलेशन था? नहीं, युवाओं की समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि निजीकरण हो रहा है और बच्चे पर्चा ही लीक हो जा रहा है, पेपर ही लीक हो जा रहा है प्रदेश सरकार में। भी जांच बैठी है, क्योंकि पर्चा लीक नहीं होना चाहिए। वही आज कल हम लोग कुछ लोग ऐसे आपस में बैठे थे तो बात कर रहे थे कि भाई इतना पर्चा लीक क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बच्चा बड़ा मेहनत करके पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, जब वो एग्ज़ाम देने जाता है वहाँ तो पता चलता पेपर ही लीक हो गया, तो बच्चे एकदम होपलेस हो जाते हैं। ये इस पर तो गहन विचार सबको करना चाहिए, मीडिया वालों को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए कि पेपर नहीं लीक होना चाहिए। और बच्चों के रोजगार पे, बच्चों से तो हमें कहेंगे कि आज हमारे देश की लड़कियां कल खाली झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने तक ही सीमित थी, आज हमारी लड़कियां जल थल नभ तीनों जगह उड़ रही हैं, काम कर रही हैं। तो सारे बच्चे ऐसे करें, ऐसा कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही किसी लड़की को रात में ही अगवा कर लिया गया था, और ऐसे मामले जब दिल्ली में मुंबई में होते हैं तो वो मीडिया में लाइमलाइट में आ जाते हैं, और जब छोटे सेंटर्स पे होते हैं तो वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते। इस पे योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार जब से आए हैं तब से बहुत महिलाएं सुरक्षित हैं। इक्का दुक्का घटनाएं हो जाना आम बात है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। दिल्ली मुंबई में तो बहुत घटनाएं हो रही हैं, 1-2 घटनाएं लाइमलाइट में आती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जब से योगी जी का मोदी जी का राज हुआ है तब से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। भ्रष्टाचार पे और ट्रैफिक व्यवस्था जो बनारस की है, इस पे कब तक सुधार होगा? ट्रैफिक व्यवस्था पहले से काफ़ी सुधरा हुआ है और भ्रष्टाचार भी बहुत ख़त्म है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पे ही आज अभी व्यापार मंडल जो है उस पे आंदोलन कर रहा है एक जगह। वो थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है, लेकिन पहले से काफ़ी सुधरा है। हम लोग खुद यहाँ रह के देख रहे हैं, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं और देख रहे हैं। मैम एक अंतिम सवाल आपसे लूँगा कि ईवीएम का जो आरोप लगता है, एक तरफ जब जहां विपक्ष जीत जाता है वहाँ लोकतंत्र की जीत मान लेता है, और जहां हार जाता है वो वहाँ लोकतंत्र की हार हो जाती है, तो इसे आप लोग कैसे लेती हैं? देखिए, तो विपक्षियों का काम है। अभी जब लोकसभा के चुनाव में इनकी जीत हुई तब ईवीएम सब जगह सही था, ऑल इंडिया सारे बूथों पर ईवीएम बहुत अच्छा था। इस बार हरियाणा में हार हुआ, जब शुरू में जब 12 बजे तक के आगे चल रहे थे तो सही था ईवीएम। इनका आरोप है कि 12 बजने के बाद ही कुछ हुआ, ऐसा 90% नहीं होता। जनता समझदार है, जनता को पता है कि देश की सुरक्षा किसके हाथों में जाने पर सुरक्षित हमारा देश हिंदुस्तान रहेगा। और हमारे देश में ही केवल मोदी जी की प्रशंसा नहीं की जाती, यहाँ से ज़्यादा तो विदेशों में जब जाते हैं आप देखते होंगे कि हर जगह अपना तिरंगा जब उनके झंडे के साथ, चाहे जापान हो, रशिया हो, चाइना हो, आपका ईरान हो, इराक हो, दुबई हो, सब हर जगह मोदी जी की तूती बोल रही है। तो विपक्ष वाले तो ईवीएम को लगाते हैं, लेकिन हारने के बाद कश्मीर में इतना अच्छा काम करने के बाद, 370 हटाने के बाद, लाल चौक पे तिरंगा फहराने के बाद, आतंकवाद को लगभग खत्म कर देने के बाद भी बीजेपी कैसे हार गई? बीजेपी हारी नहीं,
कश्मीर में हम लोग जीते हैं, क्योंकि जहाँ बिल्कुल हम लोग जीरो थे वहाँ अपना हमारा इस बार सीट निकली है, तो हम कैसे कर दे हार गए। लेकिन सरकार तो बनाने की वो थी। अरे अगली बार बन जाएगी, इस बार नहीं बनी अगली बार बन जाएगी। 370 हटेगा थोड़ी। यानी जनता के फैसले का स्वागत करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने वहाँ एकदम भरपूर स्वागत। वोटिंग परसेंट हमारा कितना बढ़ा ये देखिए, पहले तो हम लोग हारे कहाँ हैं, हम लोग कश्मीर में भी जीते हैं। ये थी हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला पटेल जी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव।